ठीक है, तो चलो देखते हैं। कुछ हम लोग बेसिक रिक्वायर्ड होगा, कुछ फॉर्मूला, तो उसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेसिक कुछ फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड होगा अपने को। तो बेसिक प्री रिक्विसाइट्स, प्री रिक्विसाइट्स कुछ हम लोग को बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो जानना चाहिए अपने को। लाइक सबसे पहला पॉइंट, चार पांच पॉइंट में बात करेंगे। एक चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज है Q2। प्लस हो माइनस हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, और इसके बीच का अगर डिस्टेंस R है तो इसके बीच का एक फोर्स होगा। फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसका वैल्यू दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, के दो चार्जेस का बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स वो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पहला आपको बात जानना है। दूसरा दूसरा दो चार्जेस है, दो चार्जेस है, और ये सेपरेटेड अगर R डिस्टेंस है, एक Q1 है Q2 है, तो कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है KQ1 Q2 अपॉन R। याद रखना, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में बताई जाएगी क्लास 12th में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में बताई जाएगी। KQ1 Q2 अपॉन R होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1 अपॉन Q2 अपॉन R। एक और होता है फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मोमेंटम, बहुत लोग पढ़ा भी होगा मोमेंटम। तो दो तरह का मोमेंटम होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। आप बचपन में पढ़े हैं लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये सब आपको फिजिक्स का पार्ट है, ये सब केमिस्ट्री का नहीं है। MVR होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये सारे कुछ बेसिक्स आप लिखते जाएंगे। अब लिखने का कोई टाइम नहीं देते हैं, पता है ना आपको, लिखने का कोई टाइम हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम दो टाइप का होता है, लीनियर और एंगुलर। ठीक है, फोर्थ नंबर अब होता है, एक तो एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े होंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² अपॉन आर, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन आर, वेयर आर इज रेडियस। ठीक है, ये आर जो होता है रेडियस होता है, आर रेडियस होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो v² अपॉन आर होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है, v² अपॉन आर। आप लोग फोर्स जानते होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m इंटू एक्सेलरेशन, जो कि v² अपॉन आर के इक्वल होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रीरिक्विसाइट्स था जो आपको जानना है, जो जरूरत पड़ेगा हमें आगे। ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको बताई जाएगी। फिफ्थ नंबर हम लोग कुछ यूनिट कन्वर्जन जान लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर पे अपने को यूनिट कन्वर्जन भी जरूरत पड़ेगा। लाइक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन और वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट, ये एनर्जी का यूनिट है। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एसआई यूनिट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना जूल के बराबर होता है, इतना जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जरूरत बहुत पड़ने वाला है इस चैप्टर के अंदर में। ये वाला यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरत पड़ेगा आपको, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन रहेगा, तो आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है, याद रखिएगा। दूसरा दूसरा कन्वर्जन है लेंथ का कन्वर्जन। लेंथ का कन्वर्जन भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगा आगे चैप्टर्स में। नैनोमीटर्स, एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर्स, इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। आपको जरूरत पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जरूरत पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का जरूरत पड़ेगा 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। वैसे और जरूरत तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी लिख लो पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स का मतलब होता है 10⁻12 मीटर्स होता है।
ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर। आपको ज्यादातर जरूरत पड़ेगा एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा याद रखेंगे आप, इसको याद रखेंगे, और एंगस्ट्रॉम तो बहुत जरूरत पड़ने वाली, ये दोनों यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। तो ये कुछ बेसिक प्रीरिक्विजिट साइड से आप ध्यान में रखेंगे, इस सारा चीज आपको फिजिक्स में प्रूफ किया जाएगा, हाँ, यूनिट कन्वर्जन नहीं। ठीक है, ये सारा लेक्चर्स आप लोग का रिकॉर्ड भी होता है, आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, बेटर है आप क्लास में लाइव क्लास को अटेंड कंप्लीटली करें, कुछ चीज भूल जाए या समझ नहीं आए तो आप लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को चेक कर लेना, देख लेना। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक नोट बना लो, नोट, एक छोटा सा नोट बना लो। ठीक है, छोटा सा नोट बना लो, छोटा सा एक नोट बना लो। नोट में सबसे पहले हम बताएंगे आपको एटम्स के बारे में। तो जो एटम्स होता है, एटम्स में बीच में न्यूक्लियस होता है, एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कोई पूछेगा एटम का साइज कितना है, तो ये बाहर वाला साइज जो है एटम का है, और जो अंदर वाला है ये न्यूक्लियस का साइज है। ठीक है, तो रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस होता है ना, वो इस रेंज का होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स के रेंज का होता है, इस रेंज का होता है। सबका इसी का अराउंड, किसी का 1 × 10⁻⁻10 होगा, किसी का 5 × 10⁻⁻10 होगा, इसी रेंज में अराउंड होते हैं। एटम का जो रेडियस होता है इतना ही होता है। और रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा, उसका तो और छोटा होगा, तो यस उसका और छोटा होगा, उसका होता है 10⁻−15 मीटर्स, 10⁻−15 मीटर्स होता है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ कि रेडियस जो है एटम का, वो कितना टाइम्स ज्यादा है, तो ये 10⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। यानी कि एटम का साइज 10⁻5, यानी कि बहुत बड़ा होता है। एटम रेडियस जो होता है 10⁻5 टाइम्स होता है न्यूक्लियस के रेडियस से। ठीक है, यानी तुम ऐसा समझ सकते हो, अगर एक 5 किलोमीटर का प्लेग्राउंड है, अगर तुम्हें 5 किलोमीटर का एक प्लेग्राउंड दे दिया जाए और उसके बीच में, उसके सेंटर पे एक फुटबॉल रख दिया जाए, 5 किलोमीटर का प्लेग्राउंड है और उसके सेंटर पे एक फुटबॉल रख दिया जाए, बस वही है, तो वो 5 किलोमीटर का जो प्लेग्राउंड है वो तुम्हारा एटम हो गया, और जो बीच का जो फुटबॉल दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, बस इतना ही। 5 किलोमीटर सोचो कितना बड़ा होता है, 5 किलोमीटर, उसका मैं उसके कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब उतना ही बड़ा होता है एटम, और उसका न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होता है, सोचो कितना छोटा होता है। बात समझ में आया? अगर कोई पूछेगा कि वॉल्यूम, तुमसे कोई पूछ सकता है कि वॉल्यूम एटम का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम ये सब स्पेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा एटम का, 10⁻−10 का क्यूब हो जाएगा, और न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा 10⁻−15 का क्यूब। आप लोगों को पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्पेरिकल वॉल्यूम। तो यहां से जब कट करेंगे तो आपको दिखाई देगा जो एटम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है एटम का, वो 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ ध्यान में रखना। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि एटम का साइज इस रेंज में होता है, तो इस रेंज में होता है, तो उसके बेसिस पर हम लोग दो चीज कंपेयर कर लिए, एक हम लोग रेडियस कंपैरिजन कर लिए और दूसरा वॉल्यूम कंपैरिजन कर लिए। तो जाहिर सी बात है आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब का टर्म में होगा तो 5 का उसको क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो होता है एटम का वो 10⁻15 टाइम्स होता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। ठीक है, न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरा, नोट का सेकंड पॉइंट, ये भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आया है। सेकंड पॉइंट, R इज इक्वल टू
आर नॉट का पावर 1/3, आर नॉट ए का पावर 1/3। आप ऐसा, ये आर नॉट क्या है? तो ये आर जो है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर क्या चीज है? रेडियस है न्यूक्लियस का, ठीक है। और यहां पर आर नॉट का वैल्यू जो होता है, ये ए जो है ये मास नंबर है, ये मास नंबर है ऑफ एटम। जिस एटम का तुम्हें रेडियस निकालना पड़ेगा उस एटम का तुम्हें मास नंबर लेना होगा। और ये आर नॉट एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वैल्यू होता है 1.33 इंटू 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁵ ये सारी चीज जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर किए जाते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। ए जो है मास नंबर, ए जो है एटम का मास नंबर है, जिसका भी रेडियस निकालना होगा न्यूक्लियस का तो आप निकाल लेना इस तरीके से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देंगे तुम्हें अभी, फटाफट बनाओ। कैलकुलेट, बताना जवाब हमें, कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, इसका नंबर 20, तो इसका न्यूक्लियस का रेडियस बताना है। ये फॉर्मूला को याद रखना, जो फॉर्मूलाज लिख रहे हैं वो तुम्हें याद रखने हैं, जो फॉर्मूला लिखते हैं वो तुम्हें याद रखना है। बताओ रेडियस न्यूक्लियस का कितना होगा? एल्यूमिनियम जिसका मास नंबर 27 है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तुम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। हाँ सही है, सबका सही आ रहा है। ठीक है, तुम 4 × 10⁻⁵ भी लिख सकते हो एंगस्ट्रॉम में, लेकिन तो रेडियस कितना आएगा? बहुत सिंपल सा जवाब है, आर नॉट ये तो वैल्यू फिक्स है, 10⁻⁵ इंटू 27⁻⁻⁴ क्यूब रूट, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, यूनिट भी ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो यहां से जो तुम कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 4 आ जाएगा, 3.99 को 4 लिख सकते हो, और इंटू 10⁻⁻⁵ एंगस्ट्रॉम। हाँ, कोई 3.99 लिखा उसका ज्यादा सही है, ठीक है। 4 भी सही है, ऐसा नहीं गलत है, ठीक है। सबका सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। कैलकुलेशन था 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट का पॉइंट नंबर 2 था, तो किस तरीके से आपको अप्रोच लेना है समझ आ रहा है। चलो, ये सारे चीजों को आपको घर में वापिस रिकैपिचुलेट करना है, मतलब घर में आपको रिवाइज करना है सारी चीजों को। नोट का पॉइंट नंबर 3, नोट का पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ, ये सारा रदरफोर्ड के थ्योरी से आया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये क्या होता है आप यहीं से पूछ रहे होंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस in which alpha particles are bombarded, distance between center of alpha particles are bombarded, and and final final point of alpha particle, alpha particle। क्या लिखे इस लाइन का मतलब अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा। याद करो, याद करो, कल ना कल ना हम लोग एक एटम लिए थे और उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे थे, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे थे, यानी अल्फा पार्टिकल्स था
और ये कुछ ऐसे जा करके यहां से वापिस हुआ गया था। ये वाला बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे, लेकिन हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जो वापिस आ गया था। ठीक है, फाइनल पॉइंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेयर फ्रॉम वेयर इट बाउंस बैक, फ्रॉम वेयर इट बाउंस्ड बैक, जहां से वो बाउंस बैक कर गया था, यानी ये ऐसे गया और ये वापिस आने लगा। तो ये फाइनली कहां तक रीच कर पाया, इस पॉइंट तक रीच कर पाया। इस पॉइंट जहां से आ रहा था उसको पॉइंट नंबर 1 बोल रहे हैं, और जहां तक गया उसे पॉइंट नंबर 2, यानी फाइनल पॉइंट ये रहा। और हम डेफिनेशन में लिखे हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस जो होगा जिसमें अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया गया, और जिसमें अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया गया, जो लाल से दिख रहा है तुम्हें एकदम टेस्ट टेस्ट कलर का, ठीक है, ठीक है, उसी डिस्टेंस को बोला गया है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या आर नॉट। ये आर नॉट जो डिस्टेंस है, यही क्या चीज है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच है, या आर नॉट। ठीक है, बम्बार्डेड का मतलब फेंकना, बम्बार्ड, बम, बम गिराना। उसी तरीके से ये अल्फा पार्टिकल्स गिराया जा रहा है, फेंका जा रहा है, बम फेंका जा रहा है, उसी को बोला जाता है बम्बार्ड करना। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है न्यूक्लियस और जहां पर अल्फा पार्टिकल फाइनली रीच आउट किया, उसी के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब लेट कि ये 1 पॉइंट से आया था, इस डिस्टेंस को हम आर बोल देते हैं, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस को हम आर बोल दिए। और हम आपको बताते रहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से आया है, बहुत दूर से आया, तो आर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, आर का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर, जिसे हम जो नजर से ओझल हो जाए वहां से आ रहा है। तो हमें ये आर नॉट कैलकुलेट करना है, हमें ये आर नॉट कैलकुलेट करना है। तो आपने सबने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी पॉइंट 1 का जितना होगा उतना ही टोटल एनर्जी पॉइंट 2 का होगा। अब सवाल है कि पॉइंट 1 में टोटल एनर्जी कितना होगा, तो पॉइंट 1 में जितना काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस पॉइंट 1 में जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी जितना पॉइंट 2 में होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितना पॉइंट 2 में होगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। और सिंस अल्फा पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी में, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सेकंड पॉइंट में तो v 0 हो जाएगा। चलो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ एम वी वन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज है, अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल, अभी जस्ट बताया आपको बेसिक प्रीरिक्विजिट्स में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 में, तो हाफ एम वी टू का स्क्वायर, वहां पे मान लेते हैं वेलोसिटी कितना है, वी टू है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वहां पर, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नॉट, डिस्टेंस कितना है चार्ज पार्टिकल के बीच का, आर नॉट है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आर, यहाँ का चार्ज पार्ट यहाँ से देख रहे हैं, और फिर यहाँ पे कितना है आर नॉट। अब अब क्या है, देखते रहना, अब देखते रहना, यहाँ पे आर जो है इन्फिनिटी है, सिंस आर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, तो कोई भी चीज, कोई भी नंबर हो उसको बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। मान लो 1/10, तो 1/10 का वैल्यू होता है 0.1, 1/100 का वैल्यू कितना होता है 0.01, यानी छोटा होते जा रहा है, यानी जितना बड़ा करेंगे उतना छोटा। तो सवाल ये, तो नीचे वाला टर्म ही इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। और हम आपको बता देते हैं कि जब कोई भी चीज को फेंका जाए वापिस आ गया, यानी अब यहाँ पर रुक गया जाकर के, कोई भी चीज यहाँ पे जाकर के रुक गया, इसका मतलब रेस्ट में आ गया है, रेस्ट में आ गया है, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, यानी पॉइंट 2 में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या बन गया, तो अगर इसको हम हाफ, जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसको वेलोसिटी v लिख दिए, v1 को v लिख दिए, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर नॉट। तो मेरे भाई इसे तो तुम्हें याद ही रखना है, इसे तो तुम्हें याद ही रखना है, इसे भी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एक, या तुम्हें आर नॉट निकाल लो, बट हम कहेंगे इसे भी याद रखना।
बेटर है इसे ही याद रखना। और तुम चाहो तो आर नॉट निकाल लो, तो आर नॉट इधर जाएगा, तो 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mv²। तुम चाहो तो इसे भी याद रख सकते हो, तुम चाहो तो इसे भी याद रख सकते हो, तुम चाहो तो इसे भी याद रख सकते हो। वेयर आर नॉट जो है, आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप पूछेंगे सर Q1 क्या चीज है, तो हम बता देते हैं सब चीज क्या क्या है। सवाल है कि चार, एक अल्फा पार्टिकल है, एक यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, और जिस न्यूक्लियस में बम्बार्ड किया गया, मान लो गोल्ड में बम्बार्ड किया जाएगा तो उसका चार्ज होगा, उसका न्यूक्लियस का चार्ज होगा, ठीक है। तो अब है एटम पर डिपेंड करेगा। तो के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, ये फिजिक्स से आया है, आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया जाए। के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है, एक तो याद रखना है। Q1 कितना के बराबर होगा, तो Q ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q2 कितना होगा, तो ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिपेंड करेगा, तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा Z। अगर न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है तो Ze हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो 2 प्रोटॉन का 2e होगा, 10 प्रोटॉन का 10e होगा, तो Z प्रोटॉन है किसी में तो Ze होगा, Ze होगा। और M क्या है आप सोचो, किसको बम्बार्ड किया गया, अल्फा पार्टिकल को, और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये सारे डिटेल्स है। V क्या है, तो V वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। V क्या है, V इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, V इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का ये वेलोसिटी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यस या नो, यस का वाई लिख देना, अगर यस है तो वाई लिख दो। यस, यस यस, चलो ठीक है, नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब याद रखना, अगर हम लोग एसआई यूनिट में सब चीज को पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यूज भी आएगा वो मीटर ये सब में आएगा। तो क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 3 × 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इतना, कैलकुलेट, कैलकुलेट आर नॉट, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना है, ठीक है। आर नॉट इफ इट इज बम्बार्डेड, इफ इट इज बम्बार्डेड टू एयू, एयू गोल्ड को कहते हैं, औरम, जिसका जेड का वैल्यू होता है 79, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हाँ, आपको अब कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ई के टर्म में और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के टर्म में जवाब देना है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को एम लिखना और ई का ई रहने देना, ई का ई रहने देना, ई नहीं लिखना है, ई को वैल्यू पुट नहीं करना है आपको। ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है, बट पुट नहीं करना है, ठीक है। अब जवाब दो, कितना आएगा आर नॉट का वैल्यू। इसी का आया जवाब, ई और एम के टर्म में रहने देना, कैलकुलेशन नहीं करना है, ई और एम के टर्म में रहने देना।
बना। चलो निकालते हैं। तो आर नॉट का वैल्यू क्या होगा? 2k Q1 Q2 बाई mv²। तो हम बोले थे कि आपको m का वैल्यू पुट नहीं करना है, m का वैल्यू पुट नहीं करना है। बहुत छोटा जगह हो जा रहा है यार। 2 × 9 × 10 का पावर 9 हो गया k का वैल्यू। हाँ ठीक है, वैसे ही कुछ आंसर है, कैलकुलेशन में ध्यान नहीं देना अपने को। Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, और उसका Q2 कितना होगा? 79e हो जाएगा। m तो बोले थे m रहने दो, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो 9 9 कट जाएगा तुम्हारा, 10 का पावर 6 से ये 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लो। 79 × 4, 79 × 4 × e² × 10 का पावर 3 बाई m। बस इतना ही रहने दो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 79 × 4 भी आएगा हर्षित, 4 कहाँ गायब कर दिए आप? ठीक है, 4 भी आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेना। 79 × 4 हो सकता है, कर सकते हो आप कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट दिए है, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 80 × 4, 8 4 32, 32 में 320 में से घटा दो, 316 × 10 का पावर 3 e² बाई m आ जाएगा। इतना आ जाएगा मीटर्स में, इतना मीटर्स। ठीक है, हम जो कैलकुलेशन किए है वो सही है। ठीक है, हर्षित आपने थोड़ा रॉन्ग कर दिया था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये m हम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, वेयर m इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर तुम मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म में लिख रहे हो, अगर तुम मास ऑफ प्रोटॉन के टर्म में लिखोगे तो 4 कट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मास अल्फा पार्टिकल का ही रहने दिए। ठीक है, हम मास जो है अल्फा पार्टिकल का ही मास रहने दिए। ठीक है, अगर तुम प्रोटॉन ले लिए तो सही है, डिपेंड करता है कि तुम कैसे ले रहे हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, इसका सबका जवाब आना चाहिए, इसका सबका जवाब आना चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, इस बार काइनेटिक एनर्जी ही दे दिए तुम्हें सीधा। पार्टिकल इज 418 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एकदम यूनिट एकदम ध्यान रखना, मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, हम बता चुके हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आर नॉट, आर नॉट इफ इट इज बम्बार्डेड टू कॉपर, कॉपर जिसका जेड का वैल्यू होता है 29, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यहाँ पे हम आपको ई यू सब कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सारे का वैल्यूज पुट करना है आपको। ठीक है, ई का वैल्यू पुट करना है। हम एक चीज बता देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, 418 इज इक्वल टू 29 इंटू 1.6, 29 × 1.6 दिए होंगे, इंटू भी कुछ और होगा, इंटू भी कुछ और, देख सेकंड बता रहे हैं आपको, कैलकुलेशन इजी करने के लिए तुम्हें दिए हैं। ठीक है, 9 होगा, × 9, इसका वैल्यू इतना के बराबर आएगा। ठीक है, हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए इतना बता दिया आपको कि इसको सीधा काट देना, इसको सीधा काट देना, तो जहां पर भी ये दिखे। ई का वैल्यू लिखना है तुम्हें इस बार, ई का वैल्यू इसको स्किप मत कर देना। बताओ कितना आएगा? थोड़ा जल्दी बताओ, हम चाहते हैं आप लोग बहुत फास्ट फास्ट काम करें।
मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आपको हम बता चुके हैं। हो गया। इस बार तुम्हें ½ mv² ही दे दिए हैं। आयुष का जवाब आया 3.2 × 10 का पावर -29। ध्यान तो नहीं, आंसर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है थोड़ा सा रॉन्ग है। एक बार प्लीज, एक बार वापिस से चेक कर लो। रोनित भी कुछ उसी टाइप का आंसर दे रहा है। ठीक है, देखते, हो सकता है कि सही भी हो। और किसी का कोई जवाब? तो अपने को फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R K Q1 Q2 अपॉन R0। तो ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दिया हुआ है 418 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 का पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देंगे तो वो जूल में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा वो, है ना। जूल में बदल दिए। के का वैल्यू रख दो 9 × 10 का पावर 9। ठीक है। इंटू Q1 2E हो जाएगा, 2E हो जाएगा। इंटू Q2 कितना हो जाएगा, 29E हो जाएगा, 29E हो जाएगा। ठीक है। और डिवाइडेड बाई R0। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी दिए है तुम्हें। तो ये 9 इंटू, एक और पहले ई का वैल्यू रख देते, एक ई का वैल्यू रख देते। एक ई का हम यहीं पे पुट करें, तुम चाहो तो एक स्टेप और ले लेना। एक ई का वैल्यू हम रख दिए, क्या कैलकुलेशन हम एक ही स्टेप में काट दे रहे। 9 × 29 × 1.6 418 से कट जाएगा, और एक ई, और एक ई ये कट जाएगा। ठीक है। तो ये R0 इधर चला जाएगा, R0 इधर आ जाएगा। कौन कौन सा टर्म बच गया, 2 बच गया यहाँ पे, और ये 1.6 तो कट गया। ये ये काइनेटिक एनर्जी सीधा पुट कर दी, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो 2 बच गया, और ये 10 का पावर 6 से 10 का पावर 3 बचेगा ये। ठीक है। तो 10 का पावर -16, 2 × 10 का पावर -16, और ये मीटर्स में आएगा। बोलो, ये आंसर किसी का आया था क्या? किसी का ये आंसर आया है? मे भी हो सकता है कि हम भी कैलकुलेशन रॉन्ग कर दे सकते हैं। ठीक है। मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है क्या हर्षित? मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है, लोग बोल रहा है। मेरा गलत है, चलो ठीक है। मेरा सही है, आई होप। हाँ, ई का वैल्यू एक पुट की, यहाँ पे ई का वैल्यू पुट करो, ये कट जाता। ये ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 यहाँ भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो ये दोनों कट जाता सीधा सीधा। हम तो यहीं पे ई ई काट दिए। ठीक है, यहीं पर काट दिए हम। ठीक है आयुष, इस तरीके से आप भी अप्रोच लेने के लिए सीखिए। कैसे कट करना है आप भी अप्रोच लेने के लिए सीखिए, आपको दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा जान करके। विपिल मिश्रा, समझ आ रहा है? बाकी लोगों, गॉट इट और नॉट? बाकी लोग, यस या नो? लेफ्ट साइड ई कैसे आया? बाबू, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और ये जो पुट कर रहे वैल्यू सारे एसआई यूनिट में पुट कर रहे हैं।
तो हमें इसको जूल बनाना पड़ा, इसको कन्वर्ट जूल किए जूल में। तो 1400 418 इंटू 10⁻6 मेगा हटाए, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए, जूल में कन्वर्ट करने के लिए, जूल में कन्वर्ट करने के लिए किए। हम पहले ही बोले थे एसआई यूनिट, यही सब गलती होता है एग्जाम में। आपको अभी यूनिट कन्वर्जन सिखाए थे। बाकी लोग बोलो यस या नो, समझ आया कि नहीं आया? आकाश, अनीशा, अनीशा, अनुष्का, आयुष, आयुष, फलक, यस यस यस। चलो अभी समझ आ गया सर, अच्छा चलो ठीक है, समझ आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा था क्वेश्चन करा रहे, सारे क्वेश्चन को घर में देखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो यहां तक अभी किए हम लोग। नोट का 3 पॉइंट्स हो गया, नोट का 3 पॉइंट्स हो गया, नोट का 4 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और ये नोट का लास्ट पॉइंट है, आज का लास्ट नहीं है, नोट का फोर्थ पॉइंट है ये, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, फोर्थ, नोट का फोर्थ पॉइंट। तो लिखो द एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल्स, द एंगल बाय विच अल्फा पार्टिकल, साथ साथ लिखते चलो, गेट्स डेविएटेड, the angle by which alpha particles gets deviated on approaching the nucleus, on approaching the nucleus is called scattering angle, is called scattering angle। ठीक है, आप सोच रहे हो अगर किसे स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, तो देखो ये मेरा गोल्ड का फॉइल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ रेडिएशन जो थे वो स्ट्रेट पास कर गए थे, कुछ स्ट्रेट पास कर गए थे, कुछ जो थे, कुछ जो थे वो इस एंगल से डेविएट किए थे, कुछ जो थे इस एंगल से डेविएट किए थे, अलग अलग एंगल से। तो ये जो एंगल से जो डेविएट किए थीटा, ये थीटा ही स्कैटरिंग एंगल है, यही क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। ये थीटा जो है ये स्कैटरिंग एंगल है। सिमिलरली यहां पर कुछ ऐसे भी डिफ्लेक्शन हो सकता हुआ होगा, तो यहां पर भी ये स्कैटरिंग एंगल ये वाला है, ये है स्कैटरिंग एंगल, ये सारा स्कैटरिंग एंगल है। ठीक है, ज्यादातर जो रेडिएशन थे वो स्ट्रेट पास होने वाले थे, ज्यादातर जो रेडिएशन थे वो स्ट्रेट पास होने वाले थे, कुछ जो रेडिएशन थे वो डिफ्लेक्ट करते थे, डेविएट करते थे। तो इसका मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा, एज स्कैटरिंग एंगल, एज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेस अल्फा पार्टिकल्स corresponding to it decreases, corresponding टू 8 डिग्री से। ये लास्ट क्लास में भी देखे थे कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता था वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी घटता चला जाता था, ग्लो दिखाई देता था ना, ग्लो चमक से पता चल जाता था हम लोग को। तो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल उस एंगल वाला घट जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड विथ एंगल थीटा, एन जो है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विथ एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये है, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विथ एंगल थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए एंगल थीटा से, वो कितना होगा, कितना होगा, तो ये है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद एंगल थीटा, ये फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन का पावर 4 थीटा बाई 2, 1/4 साइन का पावर थीटा बाई। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, हम लिखवा रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखो एक,
या चलो लिख देते हैं हम ही। ठीक है, क्वेश्चन है, लिख देते हैं हम ही। इन ए पार्टिकुलर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, in a particular alpha particle scattering experiment, number of particle scattered with angle 90 degree is 36. Find the number of particles scattered with angle 180 degree. ठीक है, बताओ इसका वैल्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के आएगा, रेशियो ले लेना, रेशियो से के कट जाएगा। रेशियो में बनाना, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो के टाइप में बनाना। ठीक है, रेशियो के टाइप में बनाना। ठीक है, के का वैल्यू अपने आप कट जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। बनाओ, जवाब तो निहायत ही आसान है। निहायत ही आसान है। अगर आप कांस्टेंट लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वो अपने आप रेशियो लेने से कट जाएगा। किसी का जवाब आया? हाँ हर्षित, सही है, वेरी गुड, मजा आ गया देखकर। तो देखो कैसे अप्रोच लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड विद एंगल 180 डिग्री और रेशियो ले लो बाय 90 डिग्री, तो अपने आप कट जाएगा। के जो था वो अपने आप कट गया होगा, तो ऊपर में कौन सा आ जाएगा? 90 डिग्री वाला, तो साइन का पावर 4 45 डिग्री, थीटा बाई 2 है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन का वैल्यूज पुट कर दो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड विद एंगल 180 डिग्री कितना आ जाएगा? 90 डिग्री वाला कितना है? 36। और साइन 5 का 1/√2 होता है, तो 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा, 1/2 1/4 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 9। कितना आएगा? 9। हाँ बिल्कुल सही है, 9 आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस है जो कि आपको बनाने होते हैं। आपको 90 डिग्री वाले दिए हुए थे, आपको निकालना था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन का वैल्यू पुट करो, जवाब पाओ। तो ये भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो हम लोग सीखे। तो ये नोट के टोटल 4 पॉइंट्स हम आपको सिखाए, बहुत मजेदार मजेदार चीज सिखाए आपको हम 4 पॉइंट्स में। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस सारी चीजों को अच्छे से। अब हम लोग रदरफोर्ड्स का हम लोग लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब हम लोग रदरफोर्ड का लिमिटेशंस पढ़ेंगे। यहां तक नोट डाउन कर लिया सब कोई? ठीक है, अब हम लोग रदरफोर्ड्स का लिमिटेशंस पढ़ेंगे। सबका हो गया नोट डाउन? वेरी गुड। तो अब अगला हेडिंग बनाओ, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो पहले लिखवा देते हैं और फिर समझाएंगे। ठीक है, पहले लिखवा देते हैं फिर समझाएंगे। ठीक है, हम डिक्टेट कर रहे हैं, हम डिक्टेट करेंगे इसे, हम डिक्टेट करेंगे। तो प्लीज आप लोग जल्दी से पेन कॉपी पेपर ले लें, पेन कॉपी ले लें। पॉइंट नंबर 1 लिखो, पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल according to Maxwell theory of electromagnetic radiation, Maxwell theory of electromagnetic radiation, ठीक है, according to Maxwell theory of electromagnetic radiation, an accelerated charge particle, an accelerated charge particle radiates energy, फिर से एक बार वापिस रिपीट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, the electrons present around the nucleus are in a state of continuous acceleration due to change in direction of velocity, full stop. So it must radiates energy, and hence velocity should decrease, and should travel in a spiral path, and collapses in the nucleus, which does not happens, लिखिए यहां तक, यस या नो, जल्दी से बोलो, लिख लिए कि नहीं लिखे? यस, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे रदरफोर्ड्स का एक कमी था थ्योरी में, क्या था ना, इन्होंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कहां पर? सर्कुलर ऑर्बिट पर। कहां पर? तो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जब रिवॉल्व कर रहे होंगे तो इस सवाल है कि मैक्सवेल हम लोग को, जो कि आप लोग फिजिक्स में बहुत दिन के बाद क्लास 12 में पढ़ेंगे, कि मैक्सवेल हम लोग को बताए थे कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, कोई रेडिएट करेगा एनर्जी तो उसका क्या होगा? एनर्जी खत्म होगा, कौन सा एनर्जी खत्म होगा? तो सवाल है, ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और जब मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है? जो टैंजेंट होता है वही डायरेक्शन बताता है, तो इसके पास में एक्सेलरेशन है। तो मैक्सवेल बताए थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा तो वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा एनर्जी। और सवाल है, रेडिएट करेगा एनर्जी तो उसका क्या होगा? वेलोसिटी घटेगा। काइनेटिक मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो याद करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था mv²/r, ये घटेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, किससे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। और बोलो अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए
ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा होना चाहिए कि फाइनली ऐसे करते 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 और एक बार न्यूक्लियस में आके चिपक चिपक जाना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं होता है, बट ये ऐसा नहीं होता है। अब लाइन को वापस रीड करो, इस डायग्राम को बनाओ और उस लाइन को वापस रीड करो। समझ में आ जाएगा तो यस लिख देना और नहीं आएगा तो नो लिख देना। उस लाइन को वापस रीड करो और इस डायग्राम को बना लो कॉपी में और समझ में आ जाए तो यस लिख देना मेरे भाई, यस लिख देना। बस एक हर्षित को समझ में आया लग रहा है। बस हम आप लोगों से 2-3 मिनट 4 मिनट और लेंगे। बस एक लिमिटेशन और है, छोटा सा, वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, हम तुरंत बताएंगे और आज का लेक्चर को एंड करेंगे। डायग्राम बना लेना अपने कॉपी में, बहुत जरूरी है। चलो सबको आ गया समझ में, चलो हम मान गए समझ में आ गया। तो लिमिटेशन नंबर टू लिखो। ये पहले समझा देते हैं, लिमिटेशन नंबर बहुत छोटा सा है। हम लोग को रदरफोर्ड एक बात और बताए थे, क्या बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होते रहता है, बताए थे। याद होगा आपको, हम लिखे भी थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर v और r अननोन है। v और r ये नोन नहीं है, ये अननोन है। ये हमें पता नहीं है कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और कितना रेडियस में मूव कर रहा है। हो सकता है इतना रेडियस में मूव कर रहा होगा, हो सकता है इतना में कर रहा होगा, हो सकता है इतना में कर रहा होगा, कितना में कर रहा है हमें नहीं पता। तो आप लोग बचपन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं। तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो इस इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमें एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 7, एस टाइप का, इस टाइप का इक्वेशन चाहिए होगा। तब तक एक इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते, एक्स और वाई को नहीं निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम एक इक्वेशन से दो चीजों को नहीं निकाल सकते। सिमिलरली यहाँ पर वेलोसिटी भी नहीं पता है और रेडियस भी नहीं पता है। हम आर काट देंगे मान लो, तब भी एक आर तो बचेगा ना। तो दो अननोन्स है और मेरे पास में टोटल एक ही इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन से हम दो अननोन्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनके थ्योरी में कंप्लीट नहीं था। ये तो नहीं बता पाए कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, कैसे रेडियस निकालेंगे। तो इसे लिखो और उसके बाद एक लाइन लिखवाएंगे। इसे लिखने के बाद एक लाइन लिख देते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, देयर आर टू अननोन्स, वेलोसिटी एंड रेडियस, which cannot be calculated by single equation simultaneously, which cannot be calculated by single equation simultaneously. Hence hence rutherford's model hence Rutherford's model could not explain the exact position, velocity and energy of electron। ठीक है, दो अननोन्स थे, वेलोसिटी एंड रेडियस, जो कि एक सिंगल इक्वेशन से साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन, वेलोसिटी और एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बता पाए। ठीक है, याद रहेगा ये सारी बातें, ये सारी बातें याद रहेगा, यस या नो। और यहीं पर आज का लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं।
यहीं पर आज का लेक्चर को हम लोग एंड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? सारी चीजें आप लोग रिवाइज करके आएंगे, इस सारी चीजों को रिवाइज करके आएंगे प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग घर में लिखते रहना बैठ करके, हम लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है और हमें बता दो आज का लेक्चर में सारे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो, फर्स्ट लास्ट। ठीक है और हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत बढ़िया, इस सारे चीजों को आप लोग रिवाइज करेंगे, अच्छा से रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी बुक रीड करेंगे। अगले क्लास में हम आप लोग को सीडीपीएस बनाने के लिए देंगे, अगले क्लास में हम आप लोग को सीडीपीएस बनाने के लिए देंगे। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, आज के लिए इतना ही। ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ बाय बाय सिमरन बाय।